हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं म्यूचुअल फंड्स का एक टॉपिक, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक का थोड़ा सा नॉलेज हम यहाँ पे ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड का टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई सब्जेक्ट पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड के बेसिस पे सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेकर के आए हैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक जो कि आपके शेयर मार्केट या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और उनके पास एक छोटा सा पूरे सब्जेक्ट में एक छोटा सा चैप्टर है जो कि म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे उनके लिहाज से ये टॉपिक जो है काफ़ी अच्छा कवर अप हो जाएगा। लेकिन जिनका पूरा सब्जेक्ट है म्यूचुअल फंड का, उनको जो है और ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से आपका थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। सो म्यूचुअल फंड की बात करें उससे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जो कि आपको थोड़ा सा और बेहतर हेल्प करेगा इसको समझने में। देखिए, आप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आप पैसा डालें और इन्वेस्टमेंट करें। पर जनरली में देखा जाए तो उन बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जो कि आपके पास शायद नहीं हो सकता। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उस जो है अपनी इच्छा को मार दें और इससे वंचित रह जाएं, इन्वेस्टमेंट ही ना करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कंपनीज खड़ी होती हैं जो कि कहती है कि हम ऐसे छोटे इन्वेस्टर्स से पैसा लेंगे, क्योंकि इनके पास इंडिविजुअली इतना पैसा नहीं है कि ये जाकर के किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में सब कुछ जो है उनके पास इन्वेस्टमेंट कर सके। लेकिन इनके जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनका पैसा अगर कलेक्टिवली इकट्ठा किया जाए तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इसीलिए वो कुछ कंपनीज क्या करती है, ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से जो है उनकी इन्वेस्टमेंट लेती है, पैसा लेती है, पूल करती है और बाद में जाकर के उसको बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देती है। और यहाँ पे ये जो है म्यूचुअल फंड्स कहलाए जाते हैं। जैसे अब म्यूचुअल फंड इज़ अ फंड क्रिएटेड मेंटेन्ड बाय अ कंपनी। म्यूचुअल फंड क्या है? एक फंड है जो कि क्रिएट किया गया है और मेंटेन किया जाता है एक कंपनी के द्वारा, जो कि मनी को पूल करती है बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से, और उसको जो है एक्यूमुलेट करके इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर देती है। कहाँ पे? स्टॉक में, बॉन्ड्स में, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में, मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में, या फिर अदर सिक्योरिटीज़ में, या फिर इन सब का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ हो करके। तो यहाँ पे ये एक कंपनी होती है जो कि फंड्स बनाती है, उसको मेंटेन करती है, और यहाँ पे क्या करती है, वो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से पैसा लेती है और उनको वो फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के छोटे छोटे यूनिट्स बना करके बेचती है कि ये आपका एक यूनिट है और इसके तहत आप हमें पैसे दे रहे हो, और जा करके बड़ी कंपनीज में, बड़े फंड्स में इन्वेस्ट कर देती है। सो यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट बन के आ जाता है, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर के छोटे मोटे पैसे हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। The holdings that the mutual fund owns are called as its portfolio। जो होल्डिंग म्यूचुअल फंड ओन्स करता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो भी है, जो जिन्होंने म्यूचुअल फंड बनाए हैं वो ओन करते हैं, उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। कि भाई किस किस सिक्योरिटीज़, किस किस की जो है इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है। जैसे मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी, मैं एक कंपनी हूँ, मैंने म्यूचुअल फंड्स इशू किए हैं, फंड्स में जो है पैसा लिया है छोटे इन्वेस्टर से और आगे जा करके उसको दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। तो जिन जिन कंपनियों में मैंने इन्वेस्ट किया है, जहाँ जहाँ पे मैंने जो है इन्वेस्ट करके वो फंड्स जो है लिए हैं, तो वहाँ पे आप कहते हो ये पोर्टफोलियो है। ईच शेयर यानी यूनिट्स प्रेजेंट एंड इन्वेस्टर्स प्रोपोर्शनेट ऑनरशिप ऑफ द फंड्स होल्डिंग एंड द इनकम दीज होल्डिंग्स जनरेट। तो यहाँ पे जो है ईच शेयर, ये जिसको हम यूनिट कहते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स वाले आपसे पैसे लेते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो उसके जगह पे आपको यूनिट्स देते हैं। तो वो यूनिट्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि इन्वेस्टर्स का जो प्रोपोर्शनेट है, उसकी जो ऑनरशिप का प्रोपोर्शनेट है उस फंड की होल्डिंग में, वो चीज़ वहाँ पे जनरेट करता है। फीचर्स क्या है म्यूचुअल फंड के? सबसे पहला है अ म्यूचुअल फंड इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। क्या है ये? इंटरमीडियरीज है, यानी बिचौलिए हैं, मीडिएटर्स हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स के नाम पे जो है स्मॉल इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके एंड देन बड़े जगह पे या फिर दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वाइडली। तो यहाँ पे अ म्यूचुअल फंड इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इट कलेक्ट्स फंड्स फ्रॉम कलेक्ट करते हैं फंड्स स्मॉल इन्वेस्टर से एंड देन इन्वेस्ट द सेम इन अ वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट।
Next is open-ended mutual funds are quite popular because purchase and repurchase of units are on a continuous basis. म्यूचुअल फंड में आपके पास ना बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, SIP, SWP, STP, साथ ही साथ ओपन एंडेड स्कीम, ओपन एंड क्लोज एंडेड स्कीम। तो यहाँ पे ओपन एंडेड जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको कभी भी परचेज कभी भी रीपरचेज कर सकते हो। यहाँ पे जो है कंटिन्यूस बेसिस पे आप कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती कि इस पर्टिकुलर डेट पे ही आप परचेज कर पाओगे, बल्कि आप जो है कभी भी इसको परचेज कर पा सकते हो। Close-ended mutual funds sells a limited number of shares and does not stand ready to redeem them. Close-ended mutual funds जो है यहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ही शेयर्स यहाँ पे होते हैं, सेल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इजीली जो है एकदम से तुरंत जो है आप इसको रिडीम नहीं कर पाते। इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसी के बाद आप इसको जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एक कह सकते हो लिक्विडिटी होती है वो कम होती है। द सेल एंड परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट वैल्यू। जो आपकी सेल और परचेज होती है म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स की, वो डिपेंड करती है NAV पे, विच इज प्राइस कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। जो कि किस तरीके से निकलते हैं, ये निकलता है आपका प्राइस जो आपने कंप्यूटेड किया है, जो भी मार्केट की वैल्यू है उसको, उस पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू माइनस लायबिलिटी और डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स, कितने यूनिट्स आपके बनते हैं, उसको निकाल करके आपका NAV बनता है, जिसको हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। कि भैया नेट एसेट वैल्यू क्या है, तो जितनी आपकी मार्केट में पोर्टफोलियो की वैल्यू है उसमें से लायबिलिटी को घटा करके जो भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसको उससे डिवाइड करके आपके पास NAV आ जाती है। म्यूचुअल फंड हैव सर्टेन एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपके जो है जब म्यूचुअल फंड्स आप इशू करते हो या फिर आपकी जो है बाय करते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, fees, advisory fees, brokerage etc. Such costs are known as loans. अब ये खर्चे क्यों होते हैं? देखिए म्यूचुअल फंड्स बनाया इसलिए जाता है क्योंकि आपके पास इनफ मनी नहीं है, एज वेल एज आपके पास इनफ जो है कह सकते हो कि इतनी मार्केट की रिसर्च नहीं है, नॉलेज नहीं है। आपको पता है कि यार मार्केट में पैसा डाल के आप जो है आज नहीं तो कल अच्छा कमाओगे ही, बट आपको ये नॉलेज नहीं है कि कैसे जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है या कैसे इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए ठीक रहेगा। तो उस सिचुएशन में आप म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हो, जो कि आपके बिहाफ पे आपके जो भी आपकी कह सकते हो प्रायोरिटी है, जो आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसीलिए ये सारे एक्सपेंसेस उनको बियर करने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो है म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनीज है वो प्रॉपर एक अच्छे लोगों को रखती है जो कि टेक्निकली जानते हैं चीज़ों को, और साथ ही साथ जो है जिनको एनालिसिस करना आता है, मार्केट की रिसर्च होती है, नॉलेज होती है, एक्सपर्ट होते हैं। तो इन लोगों को जो है वो हायर करते हैं और आपके पैसों का जो है वो इन्वेस्टमेंट कराते हैं उनके हाथों के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पे उनके जो एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हो गए, एडवाइजरी फीस हो गए, ये सारी फीस जो है आपसे वसूली जाती है, जिनको लोड कहा जाता है कि भैया लोड वाले ये आपके म्यूचुअल फंड्स है। लोड यानी कि ये सारी फीसेस यहाँ पे आपकी लग रही है। नेक्स्ट इज लोड्स आर इनबिल्ट इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। यहाँ पे जो लोड्स होते हैं वो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट में इनबिल्ट होते हैं। अ रिटर्न ऑन यूनिट्स कैन बी सीन थ्रू डिविडेंड्स पेड, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड चेंज इन NAV। आपका उस यूनिट में कितना रिटर्न मिला है, अगर आपको ये देखना हो तो आप देख सकते हो कितना डिविडेंड आपको मिला है, कितना कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, कितना NAV में चेंज आया है, मार्केट वैल्यू में कितना चेंज आया है। तो ये सब देख के आप जान सकते हो कि कितना आपका जो है यहाँ पे रिटर्न आपको मिला है। बैकग्राउंड की बात करें तो आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स जो थे उनको एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपर्टाइज नहीं थे, लैक एक्सपर्टाइज थे कि कैसे इन्वेस्ट करना है, और इसीलिए उनको चाहिए था कि कोई उनके बिहाफ पे वो सारी इन्वेस्टमेंट कर दे। सो देयर ओन प्रेफर सम काइंड ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल लाइक म्यूचुअल फंड्स विच पूल देयर रिसोर्सेज, इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रिटर्न erasing from among them on corporate principles. The investor benefit in terms of reduced risk and higher return erasing from professional expertise of funds manager employed by such investment vehicles. This approach was conceived in the USA in 1930s. ये सबसे पहले कहाँ conceived हुई थी? ये हुई थी USA में 1930s में। In developed financial markets, mutual funds have almost overtaken bank deposit and total asset of insurance funds. Mutual funds का जो अमाउंट देखो तो उसने बैंक डिपॉजिट और टोटल एसेट को ऑफ इंश्योरेंस के फंड को जो है टेक ओवर कर लिया था, उससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा था।
एक्सपेरिमेंट्स विद म्यूचुअल फंड इन इंडिया बिगिन। इंडिया में 1964 में म्यूचुअल फंड्स में जो है काम होना शुरू हुआ विद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कैसे? जब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई का सेटअप हुआ उसके बाद इट वाज अ सेटअप बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सेटअप किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के थ्रू एंड फंक्शन अंडर इट्स कंट्रोल, और इसके फंक्शंस भी इसी के कंट्रोल के अंडर होते थे। यूटीआई ने जो है अपनी मोनोपोली, पहले सिर्फ यूटीआई ही हुआ करता था, 1987 में उसने अपनी मोनोपोली जो है खो दी थी क्योंकि अदर पब्लिक सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स भी प्रमोट होने लगे थे। जैसे जैसे मार्केट ग्रो करने लगा वैसे वैसे अदर प्लेयर्स भी आपके यहाँ पे मार्केट में आने लग गए थे। सो 1987 में अदर मार्केट्स में मार्केट्स में अदर प्राइवेट प्लेयर्स भी आने लग गए। सो म्यूचुअल फंड्स प्रमोटेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक सेक्टर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो उसको प्रमोट किया गया। इंडस्ट्री जो है ओपन हुई टू प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन 1993 में कहा गया कि ठीक है फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी आकर के इस लाइन में अपना काम कर सकते हैं, एफडीआई कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है इस लाइन में इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड में आके वो भी कर सकते हैं। गिविंग इंडिया इन्वेस्टर अ ब्रॉडर चॉइस टू इंक्रीज कंपटीशन टू पब्लिक सेक्टर फंड्स। नेक्स्ट इज यहाँ पे एडवांटेज क्या है आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। सबसे पहले प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यू नो कि आप जो है मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, आप अपने फंड्स का मैनेज नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हो क्योंकि उन कंपनी का काम ही यही है, उनका एक्सपीरियंस यही है, उनके पास एक्सपर्टाइज ही इसी चीज़ की है। तो वहाँ पे जो है सिर्फ इस तरीके के लोगों को बैठा रखा है जो कि एक्सपीरियंस वाले आई एम सॉरी, जो कि उस लाइन में एक्सपर्टीज़ होते हैं और वो क्या करते हैं, वो आपके पैसे का जो है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है ये देखते हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है। आपकी पोर्टफोलियो जो है इन्वेस्टमेंट जो भी है वो सारे के सारे जो है प्रोफेशनल लोग मैनेज कर रहे होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, आपका पैसा किसी एक जगह पे नहीं लगाया जा रहा होता कि सारा पैसा आपका किसी एक कंपनी में लगा दे, बल्कि डाइवर्सिफाई किया जाता है। एक से ज़्यादा अलग अलग कंपनीज, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्री में लगाए जाते हैं ताकि खुदा न खास्ता कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, एक जो है कंपनी डूबती है या फिर एक इंडस्ट्री डूब जाती है, तो बाकी की इंडस्ट्री से जो है आपको कवर अप मिल जाए। तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा आपका सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। सो डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है, कई सारी कंपनीज में पैसे को जो है बांटा जाता है। कन्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड रिड्यूस पेपर वर्क एंड हेल्प इन्वेस्टर टू अवॉइड मेनी प्रॉब्लम्स। अब अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो वहाँ पे आपको जो है ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ कई सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि बैड डिलीवरीज, डिलेड हो गया, अननेसेसरी फॉलोअप हो गया विद ब्रोकर्स एंड कंपनीज, तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ का कोई टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी वही आपका देखते हैं। रिटर्न पोटेंशियल, ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड अ हायर रिटर्न एज दे इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ सिलेक्टेड सिक्योरिटी। अब जब आप खुद जा करके इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज ना हो और आप वहाँ पे लॉस लेकर के आ जाओ इंस्टेंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के। बट यहाँ पे जहाँ पे प्रोफेशनल लोग मैनेज कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग मैनेज कर रहे हैं, एक्सपर्टाइज जो है, जो वहाँ पे आपके कह सकते हो स्पेशलाइज लोग हैं वो मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एक रिटर्न का पोटेंशियल भी अच्छा आपको मिलता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, रिटर्न का पोटेंशियल ज़्यादा रहता है आपका। तो यहाँ पे अगर आप जो है ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट कर रहे हो प्लस ऑल्सो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट अच्छे लोगों द्वारा किया जा रहा है तो आपका रिटर्न अच्छा ही होगा। लो कॉस्ट, म्यूचुअल फंड्स जो है रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप दूसरे इन्वेस्टमेंट या डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे कैपिटल मार्केट में या फिर दूसरी मार्केट्स में तो वहाँ पे उसका थोड़ा सा आपको जो है ज़्यादा खर्चा मिल सकता है। यहाँ पे क्या है, because the benefits of scale in brokerage, custodial and other fees translate into the lower cost of investors। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है इन्वेस्टर्स का पैसा होता है तो हर इन्वेस्टर को सर्विसेज मिल रही है, तो यहाँ पे जब वो कंपनी खुद बाय सेल कर रही है तो वो बड़ा अमाउंट कर रही है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे कर रही है, तो जो भी एक्सपेंस उसको बेयर होता है वो सारे इन्वेस्टर्स में बढ़ता है, तो यहाँ पे कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली लो हो जाती है। लिक्विडिटी यहाँ पे जो है कुछ स्कीम्स में बहुत अच्छी होती है, जैसे ओपन
ब्लेंडेड स्कीम है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है कभी भी अपनी मनी जो है बैक कर सकते हैं प्रमोटेड एट द नेट एनएवी रिलेटेड प्राइस फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इटसेल्फ। कई सिचुएशन में जो है यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी होती है, बट कुछ ऐसी स्कीम्स है जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही आपको जो है उसका अमाउंट मिलता है। ट्रांसपेरेंसी होती है, रेगुलेशंस फॉर म्यूचुअल फंड हैव मेड द इंडस्ट्री वेरी ट्रांसपेरेंट। ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड एजेंसी आपका पैसा लेकर के कहीं जुआ खेलने या फिर सारे बैठ के आओ भाई मटका खेलते हैं वाली सिचुएशन करेंगे, नहीं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छी जगह ही जो है अपना पैसा, आपका पैसा जो है लगाएंगे। ऐसा नहीं है आपके पैसों से जो है अपनी गर्लफ्रेंड को खर्चा करा के ले आएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी होती है, इन्वेस्टर का एक एक पैसे का हिसाब उन्हें रखना पड़ता है और उनको पूरी डिटेल रखनी पड़ती है कि कितना पैसा जो है कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है। सो रेगुलेशंस जो है म्यूचुअल फंड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा है, प्लस उसने जो है इस इंडस्ट्री को काफ़ी ट्रांसपेरेंट बना दिया है। इन्वेस्टर गेट रेगुलर इन्फॉर्मेशन ऑन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन एडिशन टू डिस्क्लोजर ऑफ द स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मेड बाय द स्कीम। तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टर्स जो भी है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि रेगुलर पीरियड पे क्या इन्वेस्टमेंट में एडिशन हुआ है, उनको लेकर के क्या डिस्क्लोजर्स हैं, वो सब डिटेल उनको बताई जाती है। द प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट इन ईच क्लास ऑफ एसेट एंड द फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड आउटलुक। नेक्स्ट इज मोटिव्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्टमेंट आखिर म्यूचुअल फंड्स में क्यों करनी चाहिए, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपको मोटिव करते हैं या फिर कह सकते हो आपको ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए। सबसे पहले इनकम जनरेशन। कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है रेगुलर इनकम की भी आपको जो है इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है। जैसे कि वो आपने कहा कि मुझे रेगुलर इनकम चाहिए, तो वहाँ पर क्या है, आपका पेमेंट जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो वो डेब्ट सिक्योरिटीज़ में किया जाएगा, ताकि आपको रेगुलर पीरियड पे इंटरेस्ट मिलता रहे और आपकी इनकम जनरेशन होती रहे। तो इसलिए कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जो है इजीली आप इंश्योर कर सकते हो रेगुलर इनकम्स टू द इन्वेस्टर फॉर सच स्कीम हु आर मोर क्यूरियस टू मैक्सिमाइज देयर करंट इनकम लाइक इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। तो यहाँ पे जो है डिविडेंड के फॉर्म में भी या फिर आपकी अदर इनकम फॉर्म्स में भी जो है अगर आप चाहते हो इनकम जनरेशन स्कीम्स लेना तो ले सकते हो। म्यूचुअल फंड्स आपकी जो है सिर्फ इक्विटी में जा करके भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, ताकि आपको अच्छी जो है डिविडेंड मिल सके, एज वेल एज अच्छा अमाउंट जो है आपका मार्केट में उसका जनरेट हो सके। कैपिटल गेन्स। इफ़ अ फंड सेल सिक्योरिटी दैट हैव इंक्रीज्ड इन वैल्यू देयर इज अ कैपिटल गेन विच इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर। कई बार क्या होता है, जो फंड्स होते हैं वो अगर सेल किए जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटीज सेल किए जा रही है और उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ गई है, तो उससे जो भी प्रॉफिट हुआ है या जो भी अमाउंट इसका बढ़ा है या जिसको कह लीजिए कैपिटल गेन है, वो भी इन्वेस्टर में जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन। नाउ कैपिटल एप्रिसिएशन इज व्हाट, कि पहले आपने जो लिया था उसका जो वैल्यू था वो कम था, अब मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू थी मार्केट की वैल्यू वो अब ज़्यादा हो गई है। सो द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इन अ पोर्टफोलियो इज एट्रीब्यूटेड टू राइज इन मार्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द राइज इन एनएवी, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है आपके एनएवी में भी इंक्रीमेंट हो जाता है और वो भी आप ही को मिलता है। स्ट्रक्चर कैसे होता है आपका म्यूचुअल फंड्स का, तो स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स सेबी रेगुलेशन 1996 डिफाइंस अ म्यूचुअल फंड एज अ फंड एस्टैब्लिश इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट टू रेज मनी थ्रू द सेल ऑफ यूनिट्स अंडर वन और मोर स्कीम ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी। सो अ म्यूचुअल फंड इज कंस्टिट्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो म्यूचुअल फंड एजेंट जो आपकी कंपनीज हैं वो क्या करती है, एस्टैब्लिश होती है एक ट्रस्ट के तौर पे, जहाँ की क्या किया जाता है कि दूसरों से पैसा लेकर के आगे आप जो है अपना पास ऑन कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो है द म्यूचुअल फंड्स है, यहाँ पे आपके कस्टोडियंस है, ट्रांसफर एजेंट्स है, ये स्पॉन्सर्स है, ट्रस्टी है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी आपकी एसेट है उसको मैनेज करती है। तो ये सारे लोग यहाँ पे जो है इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या होता है, स्पॉन्सर इस्टेब्लिश करता है एक म्यूचुअल फंड अलॉन्ग विद एनी इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट और एक्टिंग अलोन, यानी कि या तो अकेला करेगा या फिर जो है कोई और कंपनी इंडिविजुअल बीओआई को लेकर के जो है वो म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे स्टैब्लिश करेगा। इट ऑल्सो क्रिएट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, साथ ही साथ एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी बनाया जाएगा। द स्पॉन्सर मस्ट कंट्रीब्यूट अ मिनिमम 40% टू द नेट वर्थ ऑफ एएमसी। जो उसकी एएमसी की नेट वर्थ होगी उसका कम से कम 40% जो है वो उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ट्रस्टी। ट्रस्टी आर आइदर द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और अ ट्रस्टी कंपनी, या तो ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हो सकता है या फिर एक ट्रस्टी कंपनी हो सकती है जो कि होल्ड करती है प्रॉपर्टी म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्टी होल्ड करती है इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर, कि ताकि जो भी
यूनिट होल्डर है उनके ट्रस्ट के तौर पे जो है उसका बेनिफिट उनको मिलता रहे कि हाँ इनकी जो प्रॉपर्टी है एएमसी की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्टी के पास पड़ी है। सो द ट्रस्टी होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट द म्यूचुअल फंड इज मैनेज अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड द रेलिवेंट गाइडलाइंस। नेक्स्ट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी। एएमसी जो है वो अपॉइंट किया जाता है ट्रस्टी के द्वारा, तो ट्रस्टी एएमसी अपॉइंट करेगी और द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ द ट्रस्ट। द एएमसी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी। जो भी एएमसी है वो सेबी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड की जाएगी। एएमसी प्रोवाइड्स द इन्वेस्टर विद मोर डाइवर्सिफिकेशन बाय इन्वेस्टिंग फंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी। एज पर सेबी रेगुलेशन 50% ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एएमसी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। कम से कम 50% जो एएमसी के डायरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कस्टोडियन क्या होता है? थ्रू द सिक्योरिटी आर ब्रॉट एंड हेल्ड इन द नेम ऑफ ट्रस्टी, दे आर नॉट केप्ट विद देम। यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटीज़ जो है खरीदी गई हैं वो किसके नाम पे होती हैं? ट्रस्टी के नाम पे रखी जाती हैं, इसीलिए जो है वो वहाँ पे नहीं रखी जाती। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटी इज़ ऑन द कस्टोडियन। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ कीपिंग की उस सिक्योरिटीज़ की वो कस्टोडियन के पास होती है, तो कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सेफ कीपिंग में रखना। बैंकर्स, ट्रांसफर एजेंट्स एंड रजिस्ट्रार आर अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर। दीज आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू द म्यूचुअल फंड्स। जो आपकी अदर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स को चाहिए होती है वो आप की जो है जैसे बैंक्स हो गई या फिर रजिस्ट्रार हो गई, ट्रांसफ़र एजेंट्स हो गई, इन सब के द्वारा जो है उनसे सर्विसेज ली जाती है। सो ये था गाइस आज का छोटा सा टॉपिक जहाँ पे हमने जो है म्यूचुअल फंड का एक क्विक रिकैप कह लीजिए या फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।